क्वांटिटी सर्वे में, उसमें अंदर पहला मेथड लिखिए स्मोक क्लाउड मेथड। स्मोक क्लाउड मेथड, इसमें अपन क्या करते हैं? सर आपका कैमरा हिल गया है क्या थोड़ा सा? ये अचानक से बहुत दूर पहुंच गया है शायद। ये बीच में कॉपी भी दिखाई दे रही है हमको तो। कॉपी कॉपी तो नहीं। ये क्या रखे हैं, टेबल कवर है? हाँ हाँ वो थोड़ा हिल गया था, दूर चला गया। अभी ठीक अभी ठीक है। है, डन। हाँ ठीक है, स्मोक क्लाउड मेथड, इसमें क्या करते हैं, आप एक कोई रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं ए कोई रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं बी, ठीक है। यहां से अपन किसी एक स्पेसिफिक कंपाउंड का स्मोक होता है, ठीक है, जो कि है मिक्सचर ऑफ प्यूमिक स्टोन एंड टिन या टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। इसका क्या रहता है, इसका स्मोक जो होता है उसको अपन छोड़ते हैं। इसका मान लो कोई एक डिस्टेंस अपने को पता है, मान लो 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर, और यहाँ पे एक डिटेक्शन वो रहता है जिससे अपन डिटेक्ट कर सकें कि आपका स्मोक कितनी देर में। फिर अपन क्या करते हैं कि इसका टाइम मेजर करते हैं, स्मोक को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा। उस टाइम को निकालने के बाद अपने पास डिस्टेंस है, उसमें टाइम डिवाइड कर देंगे तो अपने पास वेलोसिटी आ जाएगी उसकी, स्पीड या वेलोसिटी। क्लियर है? हेलो, फिर से बता दी। यहां से पॉइंट ए है जो, यहां पे अपन कोई एक स्पेसिफिक गैस होती है जो बनती है प्यूमिक स्टोन प्लस टिन या टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड से, उसे एक स्पेसिफिक गैस होती है। उस गैस को अपन इस पॉइंट से रिलीज करेंगे और एक मान लो 10 मीटर दूर कोई दूसरा पॉइंट बी लेंगे, वहां पे उसका एक क्या नाम से उससे डिटेक्टिंग डिवाइस यहाँ पे लगा देंगे। तो जब स्मोक जो होगा वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रेवल करेगा, उसके बीच का अपन टाइम नोट कर लेंगे। अपने को डिस्टेंस पता है, अपन टाइम उसमें डिवाइड कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, एयर की कितनी वेलोसिटी चल रही है ना। हेलो, हाँ, बस यही होता है स्मोक क्लाउड मेथड। ये स्मोक का क्लाउड होता है, इसको अपन इसमें टाइम नापते हैं कि कितना टाइम लगा उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में, ठीक है। इसमें लिखिएगा smoke is released smoke is released from a specific point. Smoke is released from a specific point and time taken is determined time taken is determined for the smoke to reach point B, to reach point B. The smoke is generated from mixture of pumic pumic stone plus tin or टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड। The smoke is generated from mixture of pumic stone plus tin or titanium tetrachloride.
It is suitable for a distance of 8 to 10 meter in straight airway. For a day. For a distance of 8 to 10 meter in straight airway. In straight airway. Its accuracy is 90%. Its accuracy is 90%. फिर ये डायग्राम बना लीजिएगा ये वाला, और v लिख लीजिएगा v इक्वल टू डी बाई टी। अगर इसको डिस्टेंस को d से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर डिस्टेंस को l से रिप्रेजेंट करेंगे तो l बाई टी कर लीजिएगा। हो जाएगा तो बताइएगा। हो गया। इसके बाद लिखिएगा ट्रेसर गैस मेथड, TRACER, ट्रेसर गैस मेथड। ट्रेसर गैस। इसमें क्या होता है, इसमें भी अपन एक पॉइंट लेंगे ए। यहाँ पे क्या होगा, अपन एक स्पेसिफिक क्वांटिटी की गैस होगी, जो कि गैस होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड को अपन एक स्पेसिफिक क्वांटिटी यहाँ पे रिलीज करेंगे। उसके बाद पॉइंट बी पे उसको चेक करेंगे कि एयर का मतलब एयर में कितना कॉन्सेंट्रेशन अपने नाइट्रोजन ऑक्साइड का हो गया है। यहाँ पे अपन एनालाइजर लगाएंगे, एनालाइजर, और यहाँ पे एनालाइज करेंगे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड का कंसंट्रेशन कितना है ओवरऑल पूरे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, इससे अपने पास क्या आ जाएगा, क्वांटिटी। ये जो है ये क्वांटिटी मेजर करने के लिए है। क्वांटिटी पहली वाली किसके लिए थी, वेलोसिटी के लिए थी, ये वाली क्वांटिटी के लिए। ठीक है, इसमें लिखिएगा स्पेशल टाइप ऑफ गैस, special type of gas with specific concentration, special type of gas with specific concentration is released from point A, is released from point A and detected at point B, and detected at point B। एक बार थोड़ा शुरू तो बोल दीजिए, वो छूट गया। स्पेशल टाइप ऑफ गैस, स्पेशल टाइप ऑफ गैस with specific concentration is released from point A
is released from point A and detected at point B. ठीक है, इसमें लिख लीजिएगा ट्रेसर गैस इज, द ट्रेसर गैस इज नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड and analyzer is infrared gas analyzer, infrared gas analyzer. Infrared gas analyzer. अगली लाइन से लिखिएगा it provide greater accuracy, it provides greater accuracy than smoke cloud method, it provides greater accuracy than smoke cloud method, it is a direct measurement method, it is a direct measurement method. डायरेक्ट मेजरमेंट कैसे, जैसे जो अपन अभी इसके पहले वाला पढ़े थे स्मोक क्लाउड मेथड, उसमें अपन वेलोसिटी निकाल रहे थे, वेलोसिटी के बाद अपने को उसमें एरिया भी निकालना पड़ता, फिर वेलोसिटी इनटू एरिया करते तब अपने पास क्वांटिटी आती. यहाँ पे अपन सीधे सीधे क्वांटिटी को निकाल रहे हैं. क्लियर? तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी मीटर क्यूब पर सेकेंड में, कितनी हो जाएगी क्वांटिटी ऑफ ट्रेसर गैस रिलीज, ऑफ ट्रेसर गैस रिलीज अपॉन concentration of tracer gas, concentration of tracer gas, concentration of tracer gas. ठीक है, क्वांटिटी ऑफ ट्रेसर गैस का यूनिट, सॉरी, क्वांटिटी ऑफ ट्रेसर गैस का यूनिट कितना होगा मीटर क्यूब पर सेकेंड. कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होगा, कंसंट्रेशन क्या होता है वॉल्यूम ऑफ ट्रेसर गैस, अपॉन टोटल वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर. यहां पे क्या था, ये वाला जो था ये मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ ट्रेसर गैस था ना, क्योंकि अपन क्वांटिटी ऑफ ट्रेसर गैस देख रहे थे. तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेसर गैस डिवाइड बाय सेकेंड्स, और ये था वॉल्यूम ऑफ ट्रेसर गैस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ एयर. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेसर गैस और वॉल्यूम ऑफ ट्रेसर गैस कट जाएगा, ये भी मीटर क्यूब में था, ये भी मीटर क्यूब में था. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेसर गैस, वॉल्यूम ऑफ ट्रेसर गैस कट जाएगा, बचेगा क्या मीटर क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि ये जो एयर वाला है ऊपर चला जाएगा. ये वाला क्लियर है? हेलो, हाँ, इसको लिख लीजिए. हो गए.
हो गया। हेलो। हाँ हो गया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन लिखिएगा। फॉर अ स्ट्रेट एयरवे for a straight airway of 10 meter cube, oh sorry, of 10 meter, 10 meter cube, of 10 meter, for a straight airway of 10 meter, smoke cloud method, smoke cloud method smoke cloud method is carried out is carried out is carried out and found the time taken by the smoke and found the time taken by the smoke to reach the end point is test 1, test 2, एंड पॉइंट के बाद ये आगे का ये टेबल बनानी है। एंड पॉइंट 12 सेकेंड्स, 13 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स। ठीक है। इफ एयरवे of cross section is 4 into 3, if airway of cross section 4 into 3, find the quantity of airflow in meter cube per second. Find the quantity of airflow in meter cube per second.
क्या? सूरज आवाज नहीं क्लियर आ रही। 10.28 बोल रहे हो क्या? हाँ 10.28 सही आंसर। तुम्हारा आया? नहीं, मेरा कुछ अलग आ रहा है। मार्कर मांग लिया था। एक सेकंड, मैंने मार्कर मांग फेंक दिया। तो इसमें आप लोग को क्या दिया हुआ था? 3 ये टाइम की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। आपको और क्या था? एरिया दिया था 4 × 3। एरिया दिया था 4 × 3 यानी 12। एरिया जो दिया हुआ है वो 12 है, डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर है, ठीक है। हेलो, है ना? अपने पास ये 3 टाइम है, 3 टाइम का अपन सीधे सीधे क्या करेंगे, एवरेज कर लेंगे। तो 12 + 13 + 10 डिवाइड बाय 3, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? वैल्यू कितनी आएगी? 49.3। 11.67। 11.67, ठीक है। 11.67 आ गई आपकी टाइम, ठीक है, सेकेंड्स में। अब उसके बाद आप किससे करोगे? वेलोसिटी निकालना है आपको। वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 10/11.67, इसमें वेलोसिटी कितनी आएगी? 0.857। 0.857 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपकी वेलोसिटी आ गई। आपको चाहिए था क्वांटिटी। क्वांटिटी के लिए क्या होता है? A × V। एरिया कितना दिया हुआ है? 12 × 0.857, कितनी आ रही वैल्यू? 10.28 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अभी क्लियर है ये? हाँ। कहाँ पे गड़बड़ थी? अरे यार, मैं क्या रहा था मेरा एवरेज लेने में ही प्लस माइनस मैंने गलती कर दी। एक सेकंड में, अर्जेंट कॉल है। हेलो, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड इज रिलीज्ड, नाइट्रोजन ऑक्साइड इज रिलीज्ड, नाइट्रोजन ऑक्साइड इज रिलीज्ड at 0.05 मीटर क्यूब पर सेकेंड, at 0.05 मीटर क्यूब पर सेकेंड, and detected by analyzer, and detected by analyzer at the point of interest, at the point of interest is test 1, test 2, test 3। इसमें आया है कॉन्सेंट्रेशन डिटेक्टेड, डिटेक्टेड। पहले वाले का है 0.05, 0.08 और 0.12।
ठीक है। क्वेश्चन वापस से रिपीट कर दीजिएगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड इज रिलीज्ड at 0.05 meter cube per second and detected by analyzer at point of interest। उसके बाद ये वैल्यूज है, ये वैल्यूज लिख लिया आप लोग ने। उसके बाद लिखिएगा इफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एयरवे, इफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एयरवे is 2.5 क्रॉस 4 मीटर, 2.5 क्रॉस 4 मीटर, find velocity of air, find velocity of air in meter per second, find velocity of air in meter per second। 0.005। नहीं, 0.068 आ रहा है, एक बार चेक करो फिर से। जीरो पॉइंट 0083। नहीं, तो अब हो सकता है वो कैलकुलेशन कुछ वो, देखो एक बार फिर से। जीरो पॉइंट 083।
नहीं 0.68 समथिंग है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। देखिए आपको क्वांटिटी कितनी दी हुई थी नाइट्रोजन ऑक्साइड का, ये दिया था 0.05 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। और ये दिया हुआ था एरिया, आपको कितना दिया हुआ है, एरिया 2.5 इंटू 4 यानी 10, है ना। तो टेस्ट 1 के हिसाब से आपका कॉन्सेंट्रेट, आपका वो कितना हो जाएगा, क्वांटिटी 0.05 डिवाइड बाय 0.05, ये आ जाएगा आपका 1। टेस्ट 2 के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, 0.05 डिवाइड बाय 0.08, ये कितना हो जाएगा 0.625। एंड टेस्ट 3 के हिसाब से 0.05 डिवाइड बाय 0.12, ये कितना हो जाएगा, जीरो पॉइंट फोर फोर वन वन सिक्स। ठीक है। अब इन तीनों को एवरेज करेंगे अपन, तो 0.4166 प्लस 0.625 प्लस 1 डिवाइड बाय 3, ये कितना आएगा, एवरेज 0.68055, है ना। ये वैल्यू आ रही है आपकी एवरेजिंग के बाद। ये क्या है, मीटर क्यूब पर सेकेंड। आपको मीटर पर सेकेंड एरिया से डिवाइड कर दो इसको, तो आपकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगा, क्यू बाई ए 0.68055 डिवाइड बाय 10, ये आ जाए कितना 0.068055। कहाँ गड़बड़ हो रही थी इसमें, एक साथ कर दिया था। अच्छा देखिए इसको एक बार फिर से करिएगा खुद से। अगला टॉपिक लिखिएगा, अगला टॉपिक लिखिएगा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर, ANEMO, ANEMO METER, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर, इसमें पहला टाइप है हॉट वायर एनीमोमीटर। हॉट वायर एनीमोमीटर, इसमें लिखिएगा हॉट वायर एनीमोमीटर में it works on the principle of Wheatstone bridge, it works on the principle of Wheatstone bridge to measure velocity of airflow. Measure velocity of airflow. Velocity of airflow, full stop। फिर इसके बाद one arm of Wheatstone bridge is
one arm of Wheatstone bridge is exposed to airway. Is exposed to airway. The airflow causes change in resistance which will imbalance the Wheatstone bridge. Which will imbalance the Wheatstone bridge. Which will imbalance the Wheatstone bridge. Imbalanced Wheatstone bridge, अगले पॉइंट लिखिएगा. Unbalanced Wheatstone bridge causes current through the amount of current shows the corresponding velocity of airflow. Shows the corresponding velocity of airflow. इसमें क्या होता है, जैसे आपका ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, मतलब ये एनीमोमीटर होता है. ये एनीमोमीटर होता है. इसके दो जो वो होते हैं, इसके बीच में एक वोल्टमीटर लगा होता है. वोल्टमीटर लगा होता है. जैसे मान लीजिए आपका एयर फ्लो यहाँ पे होगा, ठीक है, एयर फ्लो होगा तो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस में चेंज आएगा. यहाँ रेजिस्टेंस में कुछ चेंज आएगा. जितना रेजिस्टेंस में चेंज आएगा उतना करंट फ्लो इस बीच के पॉइंट से होगा. ये समझ में आ रहा है भाई? जितना यहाँ पे रेजिस्टेंस, अभी ये बैलेंस्ड कंडीशन में, अभी कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है. जब यहाँ पे एयर वेलोसिटी प्रोवाइड की जाएगी तो क्या होगा, इस रेजिस्टेंस में कुछ चेंज होगा. तो ये इम्बैलेंस हो जाएगा. इम्बैलेंस होगा तो इसमें कुछ करंट फ्लो करेगा, और जितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा होगा उतनी उसकी वेलोसिटी होगी. उस हिसाब से अपन वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, है ना. कहाँ तक लिख रहे थे? फिर उसके बाद ये इन बैलेंस कंडीशन, ये मान लो अपना R1 है, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है, यहाँ पे R3 है, यहाँ पे R4 है. ठीक है. इन बैलेंस्ड कंडीशन क्या होगा, R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4. ठीक है, ये बैलेंस कंडीशन में है. अगर ये इम्बैलेंस कंडीशन होगी, जैसे जब रेजिस्टेंस में कुछ चेंजेस आएंगे, इम्बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, R1 अपॉन R2 इज नॉट इक्वल टू R3 अपॉन R4.
इम्बैलेंस्ड कंडीशन, ठीक है, दोनों लिख लीजिएगा। इन बैलेंस कंडीशन पहले R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4, फिर उसके बाद लिखिएगा इन बैलेंस कंडीशन R1 अपॉन R2 इज नॉट इक्वल टू R3 अपॉन R4। क्लियर है? ये जो वोल्टेज में चेंज आएगा इसमें, इसके करस्पॉन्डिंग में मान लो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग में कुछ कुछ वैल्यूज दी रहेंगी, आपको एक टेबल दी जाएगी हर एक क्वेश्चन में। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसमें करस्पॉन्डिंग वैल्यू दी जाएगी कि मान लो आपका वोल्टेज आपका 4 वोल्टेज है तो आपका 4 वॉट्स है, वोल्ट है, तो आपका कितनी एयर वेलोसिटी है, आपकी 6 वोल्ट है तो कितनी एयर वेलोसिटी, 8 वोल्ट है तो कितनी एयर वेलोसिटी है। उस हिसाब से आपको क्वेश्चन में आपका पहले आप बस आपको v कैलकुलेट करना है, v के हिसाब से उसके करस्पॉन्डिंग एयर वेलोसिटी आप निकाल लोगे। क्लियर है? हाँ। ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक है। ये पॉइंट A से कुछ एक बैटरी या कुछ भी होगा, ये V, इसका जो वोल्टेज है वो VS है, ठीक है। नहीं समझा, इसको थोड़ा क्लियर बनाऊं क्या मैं फिर से, क्या अंडरस्टैंडेबल है ये? ठीक है, एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए इसको। एक और एक्सप्लेन करना है, एक सेकेंड। ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है। देखो बैलेंस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे आप वोल्टेज, किसी सोर्स से वोल्टेज जा रहा होगा कुछ, ठीक है, इस सर्किट में। बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, R1 अपॉन R2 इक्वल टू R1 अपॉन R4 होगा। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है। जब ये चीज होगी R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4, तो आपकी जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इसमें कोई भी वोल्टेज का फ्लो नहीं होगा, मतलब कोई भी करंट का फ्लो नहीं हो रहा होगा। ये चीज क्लियर है? यहाँ पे वोल्टेज का इनिशियल पॉइंट पे कोई भी वोल्टेज नहीं होगा, वोल्टेज 0 होगा, हाँ। है ना। मान लो एयर कुछ यहां से ऐसे ट्रेवल कर रही है, ठीक है, आपने इसका एक साइड जो है, एक रेजिस्टेंस जो है वैसे ऊपर रख दिया है, उससे एयर फ्लो कर रही है। एयर फ्लो कर रही है तो उसमें कुछ रेजिस्टेंस में चेंजेस आएंगे एयर फ्लो की वजह से। हाँ। वो जो रेजिस्टेंस में चेंज आएगा तो इसका जो बैलेंस कंडीशन था, मान लो R1 या तो बढ़ गया या तो घट गया। अगर R1 बढ़ गया या घट गया तो उस हिसाब से R2 मेंटेन नहीं हो रहा, R3 मेंटेन नहीं हो रहा, R4 मेंटेन नहीं हो रहा है। तो क्या होगा कि ये जो R1 अपॉन R2 इज नॉट इक्वल टू R3 अपॉन R4 हो जाएगा, ठीक है। इसका रेशियो इक्वल नहीं होगा। जब इसका रेशियो इक्वल नहीं होगा तो जितना ये जो वैल्यू बढ़ी या घटी है उसके रिस्पेक्ट में वोल्टेज में चेंजेस आएंगे, ठीक है। जितना वोल्टेज में चेंज आएगा उस हिसाब से एयर वेलोसिटी होगी, अपन उससे डिड्यूस कर सकते हैं एयर वेलोसिटी कितनी है। अभी क्लियर है? हाँ। है ना। ये लिख लिया आप लोग ना? हाँ। तो अब इसके बाद वोल्टेज एट पॉइंट सी जो होगा, Vc इक्वल टू क्या होगा, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Vs एट वोल्टेज एट D जो होगा, Vd जो होगा वो कितना होगा, R4 अपॉन R3 प्लस R4
R1 प्लस R2 है ये ना, इंटू वी एस। तो वोल्टेज जो होगा V वो कितना होगा, VC माइनस VD। ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, अगर आप लोग को याद होगा 11th में, ये जो वोल्टेज होता है वोल्ट, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा, इन दोनों के डिफरेंस को ही अपन वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगला टाइप लिखिएगा, वैन एनीमोमीटर, VANE, वेन एनेमोमीटर, ANEMOMETER, वेन एनीमोमीटर। इसमें लिखिएगा, it has number of blades, it has number of blades attached with a hub, attached with a hub, it has a number of blades, it has a number of blades attached with a hub, attached with a hub with a casing around it, with a casing around it, with a casing around it. It is suitable, it is suitable up to a velocity of, up to a velocity of 0.15 meter per second, velocity of 0.15 meter per second. It has a accuracy, it has a accuracy up to 90%, up to 90%. It is a low cost, it is a low cost and easy to use anemometer. It is a low cost and easy to use anemometer. It is a low cost and easy to use anemometer. इसमें क्या होता है कि जैसे अपन फैन जो देख रहे थे ना, ये है, ये आपकी केसिंग है, ये फैन के ब्लेड्स हैं, ये हब है, ठीक है। आप किसी एक पॉइंट पे, जैसे आप वो देखते थे छोटे में एक वो चलाते होंगे आप, एक पंखा टाइप का जो होता था ना,
इसको आप लोग ऐसे रखते थे, जैसे जैसे आप ट्रैवल आगे बढ़ते थे वैसे वैसे वो घूमता जाता था हवा की वजह से, है ना। तो वही सेम चीज होती है वेन एनीमोमीटर। इसमें क्या होता है, हवा पड़ती है, हवा पड़ने की वजह से इसका मूवमेंट इधर होता है, ठीक है, माने इधर या इधर जो भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जहां पे भी घूमेगा, इसका मूवमेंट इधर होता है। जितनी ज्यादा हवा पड़ेगी उतना तेज ये रोटेशन करेगा। क्लियर है। हाँ अपन एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं, मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट किसी एक स्पेसिफिक टाइम में कितनी बार घूमेगा, कितनी बार इस पॉइंट को टच करेगा, उसको अपन काउंट कर लेते हैं, ठीक है। एक्स नंबर ऑफ रोटेशंस के लिए मान लो एक्स रोटेशन, उसने एक स्पेसिफिक टाइम में एक्स रोटेशन मारा, एक्स रोटेशन मारा, ठीक है। तो उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 पाई आर, जो भी इसका रेडियस होगा 2 पाई आर इंटू एक्स, है ना। हेलो, हाँ डिस्टेंस ये होगा 2 पाई आर इंटू एक्स, एक्स नंबर ऑफ रोटेशंस है, ये पाई आर 2 पाई आर जो है आपका सरकमफेरेंस है, ये इसकी वैल्यू आपकी 2 पाई आर है और एक्स नंबर ऑफ रोटेशंस है, तो आपका ये डिस्टेंस आ गया। क्लियर है ये। इससे वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इसी में सीधे सीधे टाइम, जितना भी अपन स्पेसिफिक टाइम जो ले रहे थे उसको डिवाइड कर देंगे, 2 पाई आर इंटू एक्स डिवाइड बाय टी टाइम। ये वाला पॉइंट क्लियर है, वेलोसिटी कैसे आएगी इससे। या फिर आपने एक जो फैंस के केस में जो पढ़ा था v इक्वल टू क्या पढ़ा था, ओमेगा इंटू आर पढ़े थे। ओमेगा क्या था 2 पाई n अपॉन 60 इंटू आर, इसको वैल्यू पुट कर रहे थे तो क्या हो रहा था पाई डी एन अपॉन 60। दो मेथड है, या तो आप ऐसे कर लो या तो आप ऐसे कर लो। क्लियर है। अगर आपको आरपीएम दिया हुआ है तो ये कर लेना, अगर आपको नंबर ऑफ रोटेशन इन मान लो 1 सेकेंड का या 1 मिनट का दिया है तब आप ऐसे कर लेना, आएगा दोनों से सेम आंसर, दोनों सेम ही चीज है। इसमें थ्योरी, इसका थ्योरी भी लिखवाना पड़ेगा कि क्लियर है ये ऐसे ही, बस इसका डेरिवेशन ऐसे लिख लोगे। डेरिवेशन काफी है डेरिवेशन काफी है। लिख लेना तो बताना। हो गया। हो गया। इसमें अपन एक चीज देखते हैं, जैसे आपको ये जो मान लीजिए ना यहां से ये, मान लो आपका एयर का डायरेक्शन ऐसा है और आपने फैन का जो ब्लेड है वो उससे ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे है, ठीक है। तो ये एक एंगल होता है यॉ, YAW, यॉ, है ना, एंगल ऑफ यॉ। ये इस केस में 0 होगा। और मान लो अगर आपका एयर जो फैन है वो आप इस डायरेक्शन में रखते हो या इस डायरेक्शन में रखते हो तो अपने को एंगल ऑफ यॉ कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इसमें एक पहले पॉइंट लिख लीजिएगा, द एनीमोमीटर must be placed in line with the direction of airflow।
with the direction of airflow. उसके बाद एक सब हेडिंग लिख लीजिएगा, एंगल ऑफ याव, एंगल ऑफ याव, YAW, इसको अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें लिखेगा एंगल ऑफ याव में, इट इज द एंगल बिटवीन, it is the angle between the direction of airflow, it is the angle between the direction of airflow and axis of rotation, direction of airflow and axis of rotation. Direction of airflow and axis of rotation. लिखेगा for proper measurement, angle of yaw equal to 0. For proper measurement, angle of yaw equal to 0. Angle of yaw equal to 0. Therefore cos yaw जो होता है वो इक्वल क्या होता है, measured velocity upon true velocity. तो क्या लिख सकते हैं, Vm अपॉन Vt इक्वल टू cos yaw. मान लीजिए ये एयरवे है, इसके आप सेंट्रल पॉइंट पे आप वेलोसिटी मेजर कर रहे हैं, तो ये कौन सी वेलोसिटी देगा आपको, वी सेंट्रल या वी मैक्स। यहीं पे आप, ये एयरवे है, इस पे मल्टीपल पॉइंट्स पे आप ऐसे 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 मल्टीपल पॉइंट्स पे आप मेजर कर रहे हैं, तो वो आपको देगा वी एवरेज। एंड जो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी इक्वल टू वी एवरेज इनटू एरिया होती है, एवरेज इनटू एरिया। क्लियर है ये वाला पॉइंट? नहीं, जो अपन बाउंड्री लेयर कंडीशन पढ़े थे इनिशियल क्लासेस में, बाउंड्री लेयर कंडीशन में क्या था कि जितना आप सेंटर की तरफ जाते जाते उतनी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। सिमिलरली इधर से भी सेंट्रल की तरफ जाएंगे वेलोसिटी बढ़ेगी, तो जो सेंट्रल पॉइंट है वो आपका पीक वेलोसिटी देगा, हाईएस्ट वेलोसिटी या मैक्सिमम वेलोसिटी, इसीलिए अपन उसे कहते हैं वेलोसिटी मैक्स या वी मैक्स। ठीक है, एक और अपन ले सकते हैं कि अपन मल्टीपल पॉइंट्स पे अगर वेलोसिटी मेजर करें और उसका एवरेजिंग कर दें,
तो वो कहलाता है वी एवरेज, क्योंकि वो ओवरऑल माइंस के हर एक पॉइंट का ना, यहाँ लोवेस्ट से लेके हाईएस्ट से लेके फिर लोवेस्ट से लेके फिर हाईएस्ट ऐसे करके 3-4 बार मेजर कर रहा है, तो वो आपको एक वेलोसिटी के एवरेज ही देगा। और जो क्वांटिटी होती है वो हमेशा वेलोसिटी का एवरेज इनटू एरिया होती है, कभी भी बी सेंट्रल इनटू एरिया नहीं होती। ये चीज क्लियर है? तो ठीक है। तो आपका यहाँ पे एक और टर्म इंट्रोड्यूस होता है, मेथड फैक्टर। मेथड फैक्टर क्या होता है? आपका वी एवरेज इक्वल टू क्या होता है? वी सेंट्रल इनटू मेथड फैक्टर एमएफ। तो मेथड फैक्टर का मेन काम क्या होता है? कन्वर्ट सेंट्रल वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी। ये चीज इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, वी एवरेज इक्वल टू वी सेंट्रल इनटू मेथड फैक्टर। हो गया आप लोग को कि नहीं हुआ? हो गया। है ना? अब इसके बाद लिखिएगा अगला इंस्ट्रूमेंट, वेलोमीटर। वेलोमीटर, VELOMETER, वेलोमीटर। तो वेलोमीटर में लिखिएगा इट इज अ फिक्स्ड पॉइंट, it is a fixed point velocity measuring equipment, it is a fixed point velocity measuring equipment which measures velocity at high accuracy compared to it is a fixed point velocity measuring equipment, it is a fixed point velocity measuring equipment which measures velocity at high accuracy compared to vane anemometer, it cannot measure the average velocity, as that of vane anemometer,
as that of Vane anemometer. It has three ranges. पहला है 0 to 0.15 मीटर पर सेकेंड, दूसरा है 0 to 5 मीटर पर सेकेंड, तीसरा है 0 to 15 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये 3 कैलिब्रेशंस में आते हैं, एक 0 to 1.0 0 to 0.15, एक 0 to 5 और एक 0 to 15। लिख लिए? हाँ। इसके बाद लिखिएगा द एयर एंटर्स through the inlet and deflects the calibrated dial such that the dial provides corresponding air velocity, इसमें क्या होता है, एक बॉक्स टाइप का होता है, ये ऐसा बॉक्स होगा, इसको थोड़ा सा 3D में इमेजिन करिएगा, ये ऐसा बॉक्स होगा, ठीक है। यहाँ पे एक इनलेट दी हुई होगी, एयर की इनलेट दी हुई होगी, और यहाँ पे एक ऐसे डायल बना होगा, ऐसे जैसे आपको वोल्ट मीटर एमीटर में देखते हैं, ऐसे डायल बना होगा। एयर क्या होगा, आप इसको एयर फ्लो के जो डायरेक्शन होगा उसमें ऐसे करके रख देंगे, तो क्या होगा, एयर जो होगी वो इस इनलेट से जाएगी, तो आपका ये जो डायल है इसको ऐसे मूवमेंट करवाएगी इधर उधर। जब ये मूवमेंट होगा तो ये इतना कैलिब्रेटेड रहता है उससे कि जितना ये डिफ्लेक्ट करेगा उतना ऊपर यहाँ पे आपको दिखा देगा कि भाई यहाँ पे 1 मीटर सेकेंड है या 2 मीटर पर सेकेंड है या 3 मीटर या 4 या 5 ऐसे करके यहाँ पे डायल कैलिब्रेटेड रहेगा। जैसे जैसे जितनी वेलोसिटी होगी उतना ये ऊपर बढ़ेगा और ये शो कर देगा आपको कि उस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी चल रही है। ये चीज क्लियर है? हाँ। सूर्याश नहीं हुआ? नहीं। इसका एग्जांपल रुकिए थोड़ा मैं बताता हूँ। सूर्यांश वो देखिए वो वाटर गॉज, हेलो, हाँ हाँ या एक गाड़ी का स्पीडोमीटर देखे हो, हाँ जितना रोटेशन होता है व्हील में उतना वो डिस्टेंस शो करता है।
ठीक है। तो अब वो इमेजिन करो, वो जो होल है वहां से एयर एंटर हो रही है स्पीडो मतलब सॉरी ये आपके अपरेटस में, यहाँ पे जहाँ होल है वहाँ से एयर एंटर हो रही है, और जैसे ही एयर एंटर होगी तो वो उस एयर के मूवमेंट की वजह से वो जो आपका डायल है, मतलब स्पीडोमीटर है या सुई है जो, हाँ जो वो सुई है, वो डिफ्लेक्ट होना चालू होगी। जैसे ही उस जैसे मतलब होता है ना, फूंक मारोगे तो मीटर ऊपर नीचे होगा। हाँ हाँ तो जितना वो एयर का प्रेशर होगा उस हिसाब से वो सुई हिलेगी। अगर थोड़ा एयर का प्रेशर कम होगा तो 1 मीटर पर सेकंड तक जाएगी, एयर का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होगा तो 2 मीटर पर सेकंड, थोड़ा और ज़्यादा होगा तो 5 मीटर पर सेकंड, थोड़ा और ज़्यादा होगा तो 10 मीटर पर सेकंड तक। तो जितनी स्पीड से हवा एंटर करेगी उतनी स्पीड से वो सुई मूवमेंट करेगी। ठीक। ठीक है सर, कैरी ऑन करिए। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद लिखिएगा पिटॉट स्टैटिक ट्यूब, PITOT, पिटॉट स्टैटिक ट्यूब, स्टैटिक ट्यूब। ये मेनली आपका प्रेशर मेजर करता है, लेकिन प्रेशर मेजर करने की वजह से अपन इसे जो वेलोसिटी प्रेशर होता है उसमें हाफ रो वी स्क्वायर होता है, तो उससे इनडायरेक्टली अपन वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं। क्लियर है? हाँ इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है। ये जो इनर ट्यूब होती है ये आप एयरवे में रख देते हैं, मतलब ये पूरा ऐसे अपरेटस ऐसे का ऐसे, जैसे हवा इधर से चल रही है तो इधर माउथ ओपन इधर रहेगा, तो ये क्या करेगा, आपका टोटल प्रेशर जो होगा जनरेट हो रहा होगा वो नापेगा। ये जो होगा यहाँ पे दो होल्स होंगे, इससे जो एटमॉस्फेरिक एयर होगी वो एंटर हो रही होगी, तो वो मेजर करेगा स्टैटिक प्रेशर। ठीक है। अपना जो पी टोटल होता है वो क्या होता है, पी स्टैटिक प्लस पी वेलोसिटी, जनरल केस में अगर शॉक लॉस और वो सब इंक्लूड नहीं करेंगे तो पी स्टैटिक प्लस पी वेलोसिटी। ठीक है। तो अगर इस केस में देखें तो आपको इनकी वैल्यू रहेगी, तो पी वेलोसिटी जो होगा वो कितना होगा, पी टोटल माइनस पी स्टैटिक। पी वेलोसिटी क्या होता है, हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू पीटी माइनस पी एस। तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 PT माइनस पी एस डिवाइड बाय रो। वी कितना हो जाएगा, √2 PT माइनस पी एस डिवाइड बाय रो। ये डेरिवेशन क्लियर है? ये डेरिवेशन कॉपी मत लिखिए अभी, पहले थोड़ा सा थ्योरी लिख लीजिए, उसके बाद लिखिए तो आप लोग को समझ में आएगा। लिखिएगा
static pressure is the pressure made by static pressure is the pressure made by air onto the side walls of the container, onto the side wall of container। यानी PS जो होता है, अपन ने PS के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा था, KSQ² / A³, ये फॉर्मूला था, हाँ है ना। ये हो जाएगा आपका स्टैटिक प्रेशर, ठीक है। वेलोसिटी प्रेशर क्या होगा, लिखिएगा द एयर, या फिर आप इसको इक्वल टू क्या भी कर सकते हैं, KSV² / A, ये भी लिख सकते हैं। वेलोसिटी के बाद साइड वॉल ऑफ द कंटेनर, साइड वॉल ऑफ द कंटेनर। फिर वेलोसिटी प्रेशर में लिखिएगा, वेलोसिटी प्रेशर द एयर रशिंग आउट, the air rushing out from the container, the air rushing out from the container, has velocity due to the kinetic energy, full stop। the air pressure created due to kinetic energy is known as velocity pressure। the air pressure created due to kinetic energy is known as velocity pressure। तो PV जो होता है वो क्या होता है, ½ ρV²। फिर उसके बाद आप इसको लिख लीजिएगा, PT जो होगा P2 का, Energy is known as kinetic energy is known as velocity pressure। इसमें लिख लीजिएगा, ये PT है, ये जो है वो PS होगा ना, ये PT होगा, ये PS होगा। ये लिख लीजिएगा, फिर थोड़ा सा और अपन उसमें वो लिख लेते हैं। हो गया। हो गया। इसके बाद लिखिएगा द इनर पाथ, यानी ये वाला जो पाथ है, ये बात हो रही है अभी, द इनर पाथ while placed on airway, the
tube measures PT या total pressure? PT या total pressure? उसके बाद उसमें लिखेगा सेकंड, उसमें पेरिफेरल होल्स, सॉरी, ये जो होल्स की बात हो रही है, ये जो दो होल्स है, पेरिफेरल होल्स, PERIPHERAL, पेरिफेरल होल्स, इसमें लिखेगा द एयर एंटरिंग through periphery holes exits from tube through point A, ये वाला पॉइंट ए, सॉरी ये बताना भूलिए, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट exit from exit from tube from point A, exit from the tube from point A, इसमें सबके डिनोशन क्लियर है ना, क्या क्या कहलाता है? PS स्टैटिक प्रेशर, PV वेलोसिटी प्रेशर, PT टोटल प्रेशर, V वेलोसिटी, रो डेंसिटी, ये लिखवाना पड़ेगा क्या? नहीं, हाँ ठीक। इसके बाद लिखिएगा इट इज अ फिक्स्ड पॉइंट, अब अगले लाइन से लिखिएगा इट इज अ फिक्स्ड पॉइंट वेलोसिटी मेजरिंग इक्विपमेंट It is a fixed point velocity measuring equipment. It is generally placed at the center of airway. It is generally placed at the center of airway. To determine the velocity pressure. It is coupled with COUPLED. It is coupled with U-tube manometer, MANOME. It is coupled with U-tube manometer to determine the velocity pressure. ये जो आखिरी पॉइंट था, इट इज कपल्ड विथ U2 मैनोमीटर, इसको अपन जब अभी मैनोमीटर्स पढ़ेंगे तब देख लेंगे। अगर बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो अपन जो मैनोमीटर होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, एक U2 के शेप का रहता है, ये इसमें एक स्पेसिफिक ग्रेविटी का, कोई भी एक स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा SPGR का, उसका लिक्विड भरा होगा। इसकी दोनों एंड को अपन, एक एंड जो होता है, एक एंड अपना PS से कनेक्ट कर देते हैं, एक एंड जो होता है वो PT से कनेक्ट कर देते हैं। तो क्या होता है, जो भी ज्यादा होगा, जो टोटल प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, है ना, वो ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। मान लो टोटल प्रेशर इस साइड से अपन दे रहे हैं, स्टैटिक प्रेशर इस साइड से दे रहे हैं, लिक्विड अपना नॉर्मल यहाँ पे था, ठीक है। तो लिक्विड क्या होगा, लिक्विड एक तरफ
एक्सेस बढ़ेगा, ऊपर हाइट उसकी बढ़ेगी, मान लो इसका लेवल इधर आ जाएगा, इसका लेवल इधर आएगा, ठीक है। जो इन दोनों के लेवल का डिफरेंस होगा, ये जो डिफरेंस होगा h, ठीक है, ये होगा इसका हाइट डिफरेंस। तो इसका जो प्रेशर डिफरेंस होगा यानी PT माइनस PS जो होगा वो कितना हो जाएगा, रो जी एच, जो भी ये h आएगी, ठीक है। ये बेसिक है, इसको फिर अपन डिटेल में अभी उसमें पढ़ेंगे जब मैनोमीटर्स पढ़ेंगे। एक आज के लिए आखिरी टॉपिक लिख लीजिएगा, करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर, इसमें लिखिएगा इट इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज, it is used to neutralize errors during measurements, errors during measurement, error during measurement। क्या होता है, जैसे अपन कोई भी मेजरमेंट करते हैं उसमें कुछ सर्टेन एरर्स हो सकते हैं, ह्यूमन एरर्स हो, चाहे आपका इंस्ट्रूमेंट एरर हो, या कोई भी एरर, कोई भी केस का एरर हो, तो उसको अपन रेक्टिफाई करने के लिए अपन अपने से एक कांस्टेंट कुछ ऐड कर देते हैं। मान लो केस ऑफ मैनोमीटर जो था, सॉरी पेटॉट ट्यूब क्या था, जो वेलोसिटी प्रेशर अपन वेलोसिटी प्रेशर जो अपन निकाल रहे थे वो क्या होता था, हाफ रो वी स्क्वायर, ठीक है। तो उसमें अपन क्या कर देंगे, PV इक्वल टू K इंटू हाफ रो वी स्क्वायर। जो ये है K है, ये है करेक्शन फैक्टर, करेक्शन फैक्टर, तो जो ये K के बाद जो PV आएगा, ये आएगा क्या, करेक्टेड वेलोसिटी प्रेशर। करेक्टेड वेलोसिटी प्रेशर। ये क्लियर है। इसी से आप V भी निकाल सकते हो। V को निकालने के लिए अपन लिख ही देता हूं, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट PV 2PV अपॉन K रो, यही आएगा, ये आएगी आपकी करेक्टेड वेलोसिटी। क्लियर है। हाँ, है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल अपन चालू करेंगे एरिया मेजरमेंट और प्रेशर मेजरमेंट। जहाँ तक है कल आपका ये वाले टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपका बचेगा साइकोमेट्रिक चार्ट और हीट लोड्स, कुछ अपन देखेंगे उसमें। आपका जहाँ तक है कल या परसों तक में आपका सिलेबस जहाँ तक है कंप्लीट हो जाना चाहिए। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, कल मॉर्निंग में मिलते हैं।